नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा 2022 के लिए वीडियो लगातार मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। तो आप लगातार मेरे चैनल से बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। साथ में अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ में इन वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके और आपको जो छात्रवृत्ति है वो भी मिल सके। तो मैंने विज्ञान के पीछे कम से कम 150% के 3 वीडियो बना दिए हैं, यानी 50-50% के 3 वीडियो बना दिए हैं। उसमें से आप देख सकते हैं अब ये 50% और है, टोटल 200% हो जाएंगे और ये 200% आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। अंकित एक पक्षी पर गुलेल से पत्थर का निशाना लगाने के लिए गुलेल खींचता है। इस प्रक्रिया में पत्थर में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? यानी कि अंकित नाम का लड़का है, यह गुलेल से पत्थर का निशाना लगाने के लिए गुलेल खींचता है। तो पत्थर में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर अपने को देखना है कि कौन सी ऊर्जा इसमें संचित होती है। तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थित होती है, यानी पत्थर में जो पत्थर है पक्षी पर निशाना बनाने के लिए गुलेल से खींचता है, तो जो पत्थर है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला दिया गया है, एक कुम्हार चाक को घुमाकर दीपक बनाता है, उसका चाक में किस प्रकार की गति करता है? तो चाक की गति पूछी है, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, आवर्त गति और कंपन गति। चाक क्या होता है? चाक जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो एक चक्की की तरह होता है, तो वह चाक कहलाता है। अब ये इसमें होती है घूर्णन गति। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। अगला दिया गया है, प्रश्न की सरल मशीन का उदाहरण है। सरल मशीन सिलाई मशीन, साइकिल, पेच या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से सरल मशीन का उदाहरण पूछा है इसमें। तो जो पेच है वो क्या है? सरल मशीन का उदाहरण है। सीधा होता है पेच, ये होता है। अब इसमें ऐसे नीचे चूड़ियाँ होती है, ये क्या होता है? पेच होता है। तो ये साधारण या सरल मशीन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिशील वस्तु का उदाहरण है। टेबल पर रखी किताब गतिशील है या स्थिर है? ये स्थिर है। पार्किंग में खड़ी कार, विद्यालय में लटकी घंटी, उड़ती हुई पतंग। तो इनमें गतिशील कौन सी है? उड़ती हुई पतंग गतिशील है, बाकी स्थिर है। आपके विद्यालय से घर जाते समय अचानक मौसम खराब होने से तड़ित झंझावट की स्थिति बन जाती है, ऐसे में आप अपना बचाव कैसे करेंगे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेंगे, खुले स्थान पर जाकर खड़े हो जाएंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, किसी भी बंद भवन में शरण लेंगे। तो ये प्रश्न भी आया हुआ था उस परीक्षा में। तो अब इसका उत्तर देखते हैं हम क्या होगा सही। इसका उत्तर होगा किसी बंद कमरे में शरण लेंगे। न तो खुले में आपको जाकर बैठना है, न ही ज़मीन पर लेटना है और न ही किसी बड़े पेड़ पर आश्रय लेना है। कोई बंद कमरा है, उसके अंदर जाके आपको बैठ जाना है अगर सुविधा हो तो। अगला दिया गया है, मक्की की फसल को खोदते समय खेत में रामू के पिताजी को सांप ने काट लिया। ऐसी परिस्थितियों में आप रामू को क्या करने की सलाह देंगे? गांव के भोपे से झाड़ा डलवाने की, तेजाजी के मंदिर को ले जाने की, तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाने की? इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सांप काट लिया है तो इसके लिए तुरंत प्राथमिक उपचार देंगे, उसके बाद में अस्पताल ले जाने की हम सलाह देंगे। बाकी अंधविश्वास है ये कि भोपों के पास में झाड़ा डलवाने के लिए अब इनसे कोई इलाज होता नहीं है। तो इसमें सही उत्तर होगा तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाना। अगला है, गर्मियों में वनों में अचानक आग लग जाती है, इसका कारण क्या है? ग्रामवासियों की लापरवाही, वृक्षों की पत्तियों का अत्यधिक सूखा होना, घास का उच्च उष्मीय ताप या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसमें ग्रामवासियों की लापरवाही भी हो सकती है, जैसे जलती हुई जो राख है लकड़ी की, वो गर्म राख लेके चले गए तो वह जो पत्ते होते हैं सूखे, तो उनमें आग लग सकती है। इसी प्रकार से जो वृक्षों की पत्तियां होती है वो सूखी होती है। घास का उचित उसमें होना। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, कैलाइडोस्कोप में तरह तरह के पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक दूसरे के समांतर रखे दर्पण, एक दूसरे
से किसी कोण पर रखे दर्पण ए और ब दोनों एक दूसरे से सटाकर रखे दर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एक दूसरे के कोण पर रखे दर्पण, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न विद्युत परिपथ में ए बी सी का सही क्रम है। ये ए बी सी ये तीनों बताने क्या है। तो ये अपने एक वीडियो पहले भी बनाया था विद्युत परिपथ का। तो विद्युत परिपथ में मैंने आपको जितने भी चिन्ह थे उन सभी चिन्हों के बारे में बताया। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं सेल, कुंजी, बल्ब। तो आपको मैं बता दूं ये क्या है, बल्ब है, और ये क्या है, सेल है, और ये नीचे है कुंजी। तो ए तो है बल्ब, तो ए बल्ब किस में दिया गया, इसमें। बी सेल दिया गया, सी कुंजी, तो इसका सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न विद्युत परिपथ की स्थिति बताइए। ये विद्युत परिपथ है, कैसा है, खुला है, बंद है, ए और बे दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कुंजी आपस में जुड़ी हुई नहीं है, यानी प्लग है जो आपस में जुड़े हुए नहीं है और जुड़े हुए नहीं है। तो यह कौन सा परिपथ होता है, खुला परिपथ होता है। खुला परिपथ का मतलब ये होता है उसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और जो बंद परिपथ होता है उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, जो खुला परिपथ होता है इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि बंद परिपथ में धारा का प्रवाह है। और जो बंद परिपथ होता है उसे पूर्ण परिपथ भी कहते हैं, परिपथ भी कहते हैं। इन चीज़ों को याद रखना। पीछे हमने वीडियो भी बनाए हैं, उसमें अच्छी तरह से समझाए और देख लेना। अब अमल प्लस सार मिलकर खालिस्तान और जल बनाते हैं, तो इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया फल होगा। ये भी पहले बना चुके हैं वीडियो। तो इसमें लवण क्या होगा, लवण इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें आ जाएगा लवण। अगला है निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन का सही युग्म है। जीवाश्म ईंधन का मतलब जो जीवों के अंश से ईंधन प्राप्त होता है, जैसे कोयला, गोबर के कंडे, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, कोयला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला, पेट्रोलियम है, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं या जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। अगला दिया गया है दी गई सारणी में परावर्तन कोण आर का मान कितना होगा। देखो पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि ये सूर्य है। जब सूर्य की किरणें किसी धरातल से टकराती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना परावर्तन कहलाती है। आने वाली किरण होती है इसे आपतित किरण, और वापस जाने वाली किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब होता है। अभिलंब और जो आपतित किरण है इन दोनों के मध्य आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य परावर्तन कोण का निर्माण होता है। और ये दोनों कोणों का मान होता है बराबर। याद रखना, कोण आई बराबर कोण आर, दोनों का मान क्या होता है, बराबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो आपतन कोण का मान 25 दिया गया है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 25। आपतन कोण का मान 30, परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30। तो 25 और 30 इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला दिया गया है ये, अब इसमें भी पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसको देख लेना। तो इसमें क्या है, परावर्तन दिया गया है, ये परावर्तन है। तो इसमें नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, आंशिक परावर्तन और पूर्ण परावर्तन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा परावर्तन का कौन सा प्रकार है। तो देखो नियमित परावर्तन होता है एक समतल सतह पर, और जो विसरित परावर्तन होता है वह उबड़ खाबड़ जगह पर, लेकिन इसमें समतल जगह दिखाई गई है, तो नियमित परावर्तन होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 90 डिग्री के कोण पर दर्पण को रखने पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए एक सूत्र है। देखो 90 डिग्री के कोण पर 90 डिग्री के कोण पर दर्पण को जब रखते हैं तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कितनी होगी, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला दिया गया है कितने डिग्री के कोण पर दर्पण को रखने पर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने कोण पर रखें कि 3 प्रतिबिंब बने, तो कितने पे, 90 डिग्री पे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से होता है। जब कोई प्रकाश अपवर्तन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। कौन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से क्या होगा, छोटा होगा। अगला दिया गया है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की सीली में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण में अभिलंब से विचलित होगी, यानी कि अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के पास में आएगी, ये बात हमें बतानी है। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अभिलंब की ओर पास में आती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डिग्री, न्यूटन, कैलोरी और मात्रक रहित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मात्रक रहित होगा। अगला प्रश्न है, जल वोल्टामीटर के मॉडल बनाने में अपने परिवेश में उपलब्ध आवश्यक सामग्री का समूह है, यानी वोल्टमीटर बनाना है तो इसके लिए कौन सी आवश्यक सामग्री है, प्लास्टिक की बोतल, कार्बन की छड़, मोम, सेल, प्रकनली, माचिस, तार, साधारण पानी। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ए नंबर ऑप्शन है ये सही ऑप्शन होगा। अगला दिया गया है, आप किस मॉडल द्वारा सिद्ध करोगे कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। तो जो जल है, जल में H2O होता है, हाइड्रोजन 2 होती है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो किस के द्वारा आप इसमें तय करोगे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इतना होता है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा जल वोल्टामीटर। याद रखना इसको भी, जल वोल्टामीटर के द्वारा हम तय करेंगे। अगला है, स्टेथोस्कोप के मॉडल बनाने में आवश्यक सामग्री क्या है। स्टेथोस्कोप का मॉडल है उसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इसमें से कौन सी है, ये अपने को बताना है। गेंद, कीप, बिक्कर या फिर नपना गिलास। तो इसका सही उत्तर होगा कीप। कीप होगी, यानी कीप मान सकते हैं या फिर बोतल का कोई ढक्कन कीप मान सकते हैं, ये लगाना पड़ेगा। तो अगला दिया गया है, रुमाल पर ब्लॉक प्रिंटिंग करने में कौन कौन सी 2 सब्जियों का उपयोग करोगे। जो रुमाल है उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है तो इसके लिए कौन सी सब्जियों का यूज करोगे। तो इसका सही उत्तर होगा आलू और भिंडी का। आलू और भिंडी दोनों से क्या बन सकती है, प्रिंटिंग बन सकती है। आगे दिया गया है कि फिरकनी के मॉडल द्वारा आप किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिरकनी के मॉडल है उससे मनोरंजन का, जल के प्रवाह का, पूर्व पश्चिम दिशा का, वायु की दिशा का। तो फिरकनी के मॉडल से हम किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वायु की दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला दिया गया, आनुवांशिकी के जनक कौन थे। तो पी महेश्वरी, बिरबल साहनी, मेंडल, हरगोविंद खुराना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मेंडल। मेंडल ने ही आनुवांशिकी पे कार्य किया है तो इन्हीं के समान में इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फुले ने किस रोग निवारण हेतु कार्य किया है। तो सावित्री बाई फुले है, इसने किस रोग के निवारण हेतु कार्य किया है। तो प्लेग, मलेरिया, रेबीज, हैजा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्लेग। प्लेग के लिए कार्य किया है। कल्पना चावला किस रूप में जानी जाती है। वीरांगना के रूप में, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में, संगीतकार के रूप में और पर्वतारोही के रूप में। तो कल्पना चावला जानी जाती है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में। अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे दिया गया, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है भारत का मिसाइल मैन। सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो इसका सही उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, यानी इनका दूसरा नाम क्या है, मिसाइल मैन इनका दूसरा नाम है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। और किसकी याद में मनाया जाता है, सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की। गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियम की खोज जगदीश चंद्र बोस ने, शिप्रा गुहा मुखर्जी ने, सर आइजैक न्यूटन ने या फिर मैडम क्यूरी ने। तो इसमें सही उत्तर होगा सर आइजैक न्यूटन ने। तो न्यूटन ने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। आगे प्रश्न है, सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक है। सामाजिक पर्यावरण का मानव समाज, जैविक घटक, अजैविक घटक, इनमें से कोई नहीं। तो
तो सामाजिक पर्यावरण है, इसका मुख्य घटक कौन होगा? मानव समाज होगा। राजस्थान में खेजड़ी ग्राम में पर्यावरण संरक्षण हेतु किस महिला का बलिदान दिया गया? तो जो खेजड़ी के संरक्षण में किस महिला का बलिदान दिया गया, यानी जो खेजड़ी ग्राम है उसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु एक महिला थी, उसने अपने बलिदान दिया था। तो सीता देवी, राधा देवी, भगवती देवी, अमृता देवी। तो इसका सही उत्तर है अमृता देवी। इसी के नाम पर पुरस्कार भी चलाया गया है। अगला है राजसमंद जिले के पिपलात्री ग्राम में पुत्री जन्म के उपलक्ष्य में ग्रामवासियों द्वारा कितने पौधे लगाए जाते हैं? 111, 101, 1001 और 11। तो कितने पौधे लगाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 111। तो 111 पौधे लगाए जाते हैं। ये भी पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही आती है। तो इस गांव की ये अच्छी पहल है। अगला है राजस्थान में संकटापन प्रजाति गोडावण के संरक्षण के लिए आप कौन से उपाय को उचित मानते हैं? आकेट पर प्रतिबंध, संवर्धन हेतु अनुसंधान, जन जागरूकता, उपयुक्त सभी। जो गोडावण है, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, तो इसके संरक्षण के लिए पूछा गया है। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सभी ऑप्शन सही होंगे। आगे जो प्रश्न दिया गया है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए नियम और कारकों का पालन करने हेतु आप समाज में क्या उपाय करेंगे? लोगों को प्रेरित करना, समूहों का निर्माण करना, जन जागृति उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए तो हमें ये सभी काम करने जरूरी हैं। लोगों को भी प्रेरित करना पड़ेगा, समूहों का निर्माण भी करना पड़ेगा और जन जागृति भी पैदा करनी पड़ेगी। आगे दिया गया है, दुर्लभ और लुप्त हो रही प्रजातियों का मुख्य कारण क्या है? जो जातियां दुर्लभ है और लुप्त हो रही है तो उनका मुख्य कारण प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियां, सरकारी योजनाएं, प्राकृतिकरण और मानव जनित कारण। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियां। ये दोनों ही गतिविधियां हैं जिनके कारण प्रजातियां लुप्त हो रही है, क्योंकि मानव है वो स्वार्थ के कारण ये सब क्रियाएं कर रहा है। आगे दिया गया है कि कार्बन के अपरूप का उदाहरण है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। कार्बन का अपरूप लोहा, हीरा, पन्ना, सोना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हीरा। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये कार्बन की क्या है? अपरूप है। अगला है, हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में एक मुख्य अंतर कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में मुख्य अंतर कौन सा है? तो हीरा अत्यधिक कठोर है, ग्रेफाइट कोमल है। हीरा त्रिविमीय है, ग्रेफाइट षटकोणीय है। हीरा कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है। हीरा आभूषण में उपयोगी है, ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में उपयोगी है। तो इसमें पूछा मुख्य अंतर। वैसे तो ये सभी अंतर है, लेकिन मुख्य अंतर पूछा है तो हीरा त्रिविमीय और ग्रेफाइट षटकोणीय है। संरचना में इनकी अंतर है, संरचना है इसमें इनका मुख्य डिफरेंस है, और इसी संरचना के कारण ये विद्युत के सुचालक और कुचालक है। तो इस बात को याद रखना है। अगला दिया गया है, कार्बन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप का सही युग्म है। कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है और अक्रिस्टलीय दो प्रकार के अपरूप है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो देखो, हीरा फुलरीन, हीरा काजल, चारकोल, ग्रेफाइट कोयला, चारकोल। तो इसका सही उत्तर होगा हीरा और काजल। हीरा है क्रिस्टलीय और काजल है अक्रिस्टलीय अपरूप। आगे है, कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि कोयला होता है, ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। तो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वह ऊष्मा ज़्यादा देता है और अच्छी क्वालिटी का कोयला कहलाता है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है और सबसे जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वह पीट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीट कोयला है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो आपकी यूज़फुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और जो ये नोट्स है, इन नोट्सों को लगातार आप अपनी कॉपी में उतारते रहना, तो आपको रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी। अगर आप रिवीजन करोगे परीक्षा के समय तो आपके पास में सामग्री उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इन नोट्सों को लगातार उतारते रहना। आगे है, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से निकलने वाला वाष्पशील पदार्थ है। जो पेट्रोलियम के
प्रभाजी आसवन से निकलने वाला वाष्पशील पदार्थ कौन सा है? मोम, डामर, पेट्रोल या फिर स्नेहक तेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पेट्रोल। क्या होगा? पेट्रोल। आगे दिया गया है, ये यातायात के चिन्ह दिए गए हैं। तो आदेशात्मक चिन्ह यातायात की किस आदेश की पालना के लिए दिया गया है? सीधा प्रवेश, यू टर्न मुड़ना, सीधा प्रवेश निषेध, हॉर्न बजाना निषेध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप चित्र में देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है तीर का निशान, लेकिन इसमें बीच में क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है सीधा प्रवेश निषेध है। तो यातायात के चिन्ह भी महत्वपूर्ण हैं, इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, सोनू एक चौराहे पर खड़ा है, उसे सड़क के उस पार जाना है, ट्रैफिक लाइट की हरी बत्ती चालू है तो उसे क्या करना चाहिए? हरी बत्ती चालू है तो उसे क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए, लाल बत्ती जलने को इंतज़ार करना चाहिए, पीली बत्ती जलने का इंतज़ार करना चाहिए। तो सोनू को कौन सा काम करना चाहिए? सड़क को पार करना चाहिए, हरी बत्ती अगर चालू है। अगला है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है, इसका क्या कारण है? वाहनों में जो उत्तल दर्पण है वो पार्श्व दर्पण का मतलब होता है साइड वाला दर्पण, उसमें करना चाहिए। इसका कारण क्या होता है ये अपने को बताना है। तो इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण देखते हैं कि उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, ये बात सही है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये बात भी सही है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो उपयुक्त सभी, तो इसके सही उत्तर उपयुक्त सभी आ जाएंगे, ये सभी उपयोग सही है। अगला है, सुनील मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था, ट्रैफिक पुलिस ने इसका चालान काट दिया। चालान काट बनाने का कारण है, ट्रैफिक पुलिस वालों से नमस्ते नहीं करना, ये कोई कारण नहीं है कि नमस्ते नहीं की। दूसरा है, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, तो ये बात सही है। बहुत तेज़ गति से बात करना, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोबाइल पर बात करना भी कानूनी अपराध है। अगर वो मोबाइल पे बात कर रहा है और एक्सीडेंट हो गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मोबाइल पर बात करते समय उसका चालान काटा गया है। अगला प्रश्न है कि गियर वाली गाड़ी के चालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सही उम्र क्या है? यानी जो गियर वाली गाड़ी है उसके चालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना है तो उसके लिए उम्र 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 18 वर्ष। 18 वर्ष का जो बच्चा है वह अपना लाइसेंस बनवा सकता है। तो बच्चों, ये प्रश्न थे दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। धन्यवाद बच्चों।